कुछ एक ऐसी धारणाएं हैं जिन पर लोग अटूट विश्वास कर लेते हैं जी। और वो एक धारणा हरियाणा में ये है कि जो भी आज तक वित्त मंत्री बना ना, वो फिर चुनाव नहीं जीत पाता। ठीक है, वो चाहे मांगेराम गुप्ता, चौधरी वीरेंद्र सिंह, प्रोफेसर संपत सिंह, जितने भी आप उदाहरण देखेंगे, कैप्टन अजय सिंह यादव जो 6 बार कान बीटन था, और वो जैसे ही वो बनाया वित्त मंत्री चुनाव आ गए। ठीक है, जेपी दलाल ने जो 2 चुनाव में लगातार लोगों ने उनको हराया और उसके बाद वो बड़े भारी मैंडेट से जीते और फिर उन्होंने वो काम करके दिखाया जितना मुआवजा, बल्कि मैं लुहारू हल्के के बहुत गांव में जाता हूं, लोग यहां तक भी कहते हैं कि अगर ये जेपी दलाल मंत्री नहीं होता ना तो बहुत से लोगों की तो जमीनें बिक जाती। देश के प्रधानमंत्री जब तक वो नहीं बने थे तब तक उनका इतना बड़ा रुक्का रोड़ा था कि वो चौटाला गांव में बैठ करके ये फैसला करते थे कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इतना बड़ा सिस्टम था। उसके बाद भी रहा हालांकि उनका सिस्टम, लेकिन उसके बाद वो अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीत पाए। चौधरी देवीलाल जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे के चुनाव को छोड़ करके नौवा विधानसभा में रणधीर पनियार को जिताने के लिए गांव-गांव निकल दिए। उन्होंने खूब प्रचार किया जी। उसका परिणाम ये हुआ कि वो रणधीर पनियार तो जीत गया लेकिन वो बेटा हार गया। मतलब अगर वो अपनी ताकत एक जगह लगाते, देखो इसका एक उदाहरण और इसी इंसिडेंट से संबंधित है। 2019 में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों पिता पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, सोनीपत और रोहतक से, दोनों हार गए। अगर एक खड़ा होता तो ताकत इकट्ठी हो जाती, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत जाता। आज आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं प्रद्युम्न जोशीला जी से, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है और अपने ओपिनियन देते रहते हैं। आज इनसे जानेंगे हम कि क्या कुछ हरियाणा की राजनीति के जो लाल रहे हैं तीनों, उनकी परिवारों के साथ में आज घटित हो रहा है। और एक और मुद्दा मैं जो है लेकर चलना चाहूंगा कि हरियाणा में विकास करवाने के मामले में पिछली सरकार के कुछ विधायक और मंत्री अग्रणी थे। लोग कह रहे थे उन्होंने विकास कराया, फिर भी जो चुनाव हार गए। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम जी। बाबूजी सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, अभी चुनाव हुए हैं जी, 100 दिन का लेखा जोखा भी पेश किया सरकार ने जी। पिछली बार बहुत से मंत्री और विधायक ऐसे थे, लोगों ने कहा कि उन्होंने काम करवाया अपने हल्के में, उसके बावजूद चुनाव हार गए। देखो वो पिछली बार की नहीं है, बल्कि हरियाणा प्रदेश में अगर जब से हरियाणा बना है या उससे पहले चाहे संयुक्त पंजाब के समय जिन जिन लोगों ने बहुत ज्यादा काम करवाए हो अपने हल्के में और लोगों की उम्मीद से भी ज्यादा काम करवा दिए हो, वो अक्सर चुनाव जनता उनको हरा देती है। और उसका सीधा सीधा एक फार्मूला मैं जो समझ रहा हूं कि हरियाणा की जनता रड़क निकालने में माहिर है। वो किसी को जिताने के लिए वोट नहीं डालती, बल्कि किसी को हराने के लिए वोट डालती है। अगर पिछली बार की सरकार की हम बात करें, उससे पहले दर्शकों को ये समझ लेना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश की ये वो जनता है जिसने चौधरी बंसीलाल को, जिसको हरियाणा का निर्माता कहते हैं, जिस बंसीलाल ने बालू रेत के टिब्बों में जहां मतलब कोई पक्षी भी जिंदा बड़ी मुश्किल से दिखाई देता था, वहां पर पानी पहुंचाने का काम किया, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था। उसमें आज गेहूं पैदा हो रही है उस एरिया में, ठीक है। नहीं तो बड़ी मुश्किल से जब बारिश होती थी तो बाजरा पैदा होता था। आज वहां जो है लोग गेहूं और सरसों बड़ी जबरदस्त हो रही है। उन चौधरी बंसीलाल को हरा दिया कहां से? खुद के हल्के तोशाम से। अच्छा। उन चौधरी बंसीलाल को हरा दिया भिवानी लोकसभा क्षेत्र से। उसके बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने भी खूब काम करवाया, उनको भी तोशाम से लोगों ने हरा दिया। उसके बाद अगर बात करें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, जब वो 2000 से 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उस समय वो नरवाना से एमएलए थे जी। और नरवाना में उस समय जितनी नौकरियां उन्होंने दी, जितने उन्होंने काम किए, जितनी ग्रांटें उन्होंने दी, आज तक किसी ने एक हल्के में उतना काम नहीं किया होगा। और उनको उसी चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री होते हुए लोगों ने हरा दिया। 2005 में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनको हराया। अच्छा। उसके बाद अगर बात करें जितना काम दीपेंद्र हुड्डा ने एक सांसद रहते हुए किसी एक लोकसभा में करवाया हो, आज तक किसी लोकसभा में हरियाणा में नहीं हुआ। और उस रोहतक लोकसभा में अरविंद शर्मा, जिनका उस लोकसभा से ठीक उनका गांव है उस लोकसभा में, लेकिन उससे पहले उनका राजनीतिक रूप से कोई लेना देना नहीं था उस लोकसभा से जी। और वहां अरविंद शर्मा ने, जिसने कभी कोई काम नहीं करवाया वहां, उसने जो है दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया। तो लोग जो काम करता है ना उसको बहुत ज्यादा भी पसंद नहीं करते। लोगों को तो केवल जो है वो चौधरी देवीलाल एक बात कहा करते
कि हरियाणा की जनता ऐसी है, इनको जो है समझाना बड़ा मुश्किल है, इनको केवल बहकाया जा सकता है। अच्छा। और ये बहकावे में आ जाते हैं, फिर बहकावे में आकर के वोट डाल देते हैं, रड़क निकाल देते हैं किसी की भी। उसके बाद की सरकारों में आप ये देखो, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंत्री होते कैथल में जितना काम करवाया ना, कैथल तो बिल्कुल ही बदहाल स्थिति में था जब रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां से जो है मंत्री बने, उससे पहले। और उसमें जितना उन्होंने काम करवाया, उनको लीलाराम गुर्जर ने हरा दिया। जिन लीलाराम गुर्जर का उनके मुकाबले तो बहुत कोई नजदीक भी नहीं है, राजनीतिक का छोटा है। उसके बाद 2014 से और 2019 की सरकार में कैप्टन अभिमन्यु ने जितना काम नारायण में करवाया जी, किसी ने भी नहीं करवाया। फिर भी दोबारा हरा दिया। उसके बाद भी चुनाव हरा दिया। किसके मुकाबले में हरा दिया? जिन राम कुमार गौतम ने राजनीतिक रूप से भी देखें तो राम कुमार गौतम के मुकाबले तो बीजेपी में उनकी बहुत बड़ी पैठ है कैप्टन अभिमन्यु की जी। उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। इस चुनाव की अगर हम बात करें, जितना काम लोहारू विधानसभा क्षेत्र में जयप्रकाश दलाल ने कराया, जेपी दलाल ने, या तो किसी समय चौरी बंसीलाल ने करवाया था। जिन नहरों में चौरी बंसीलाल ने वो बना दी, उसके बाद पानी अब जेपी दलाल के राज में आया है। नहीं तो उससे पहले भी यहाँ मंत्री बने हैं। चौरी बहादुर सिंह शिक्षा मंत्री से सरकार में, चौरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में बड़े पावरफुल थे। ठीक है। चौरी सोमवीर सिंह, जब चौरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उस समय यहाँ से विधायक थे और वो बंसीलाल के दामाद हैं, पावरफुल थे वो, लेकिन नहीं कर पाए कुछ भी। जेपी दलाल ने जो 2 चुनाव में लगातार लोगों ने उनको हराया और उसके बाद वो बड़े भारी मैंडेट से जीते और फिर उन्होंने वो काम करके दिखाया जितना मुआवजा, बल्कि मैं लोहारू हल्के के बहुत गांव में जाता हूँ, लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर ये जेपी दलाल मंत्री नहीं होता ना तो बहुत से लोगों की तो जमीनें बिक जाती। उनको इतना इतना कर्जा हो रहा था कि इन्होंने जो मुआवजा दिलवाया लोगों को, उन्होंने अपना कर्जा भी पाट दिया और फिर घर भी बना लिए अपने। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लाखों रुपए मिले, तो कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। उसके बावजूद उनको हरा दिया गया। ठीक है। जितना काम उन्होंने करवा, और अकेले वो नहीं, अब जो रणजीत सिंह हम बात करें, रानिया विधानसभा में उन्होंने जितना काम करवाया, उससे पहले रानिया में किसी ने भी नहीं करवाया जी, वो भी हरवा दी, तीसरे नंबर पे रही। तो जनता का एक ऐसा दिमाग बन चुका है कि उनको ये नहीं लेना देना कौन काम कराता। आप पछता रहे हैं, मेरे पास भी लोहारू में बहुत फोन आते हैं, आप पछता रहे लोहारू, लोहारू से संबंध रखता है। आपका गांव लोहारू हल्के का सबसे बड़ा गांव है। ठीक है। अब वो लोग पछता रहे हैं। अच्छा। वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग, अच्छा हारे क्यों, वो भी एक कारण बताऊं। जेपी दलाल का हारे केवल और केवल इसलिए कि लोगों के दिमाग में की फितूर बढ़ गया कि भाई कांग्रेस हारी एक तरफ, कांग्रेस की सरकार, उन्होंने और कुछ नहीं देखा। उन्होंने जो है राजवीर फरटिया को ग्राउंड, वरना तो राजवीर फरटिया तो खुद जिला परिषद का चुनाव भी हार गए थे। वो जिला परिषद के चेयरमैन रहे। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल में थे वो। ठीक है। जिला परिषद के वो चेयरमैन रहे। चेयरमैन रहने के बाद उन्होंने फिर जिला परिषद का चुनाव लड़ा, वो बुरी तरह से हारे। उसके गागड़वास से आ रहे थे। हाँ, उनको जो है गागड़वास के जो राज सिंह गागड़वास का लड़का नरेंद्र राज गागड़वास बड़ी बुरी तरह से आ रहे। ठीक है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो काम कराने के मामले में ठीक है, राजवीर फरटिया आर्थिक रूप से बड़े मजबूत हैं, लेकिन अकेले आर्थिक रूप से मजबूत होने से अगर कोई आदमी ये सोचे ना कि मैं मेरी जेब से ही सब कुछ कर दूं तो उससे काम नहीं चलता। ये जितनी नहरें, जितना मुआवजा, जितने काम करवा रखे, क्या उतने काम राजवीर फरटिया अपनी जेब से करवा देगा? नहीं करवा पाएगा। लेकिन राजवीर फरटिया ने चुनाव से पहले क्या था, क्योंकि मैं लोहारू से संबंध रखता हूं, लोगों का एक तो वो बेटी वाली मुहिम चला रखी है, बसों वाली, एक कन्यादान की मुहिम चला रखी है। वो जहां भी उनको बुलाया गया वो पहुंच जाते थे जी। और मंत्री जी मतलब दलाल साहब जी, उनके पीछे पीछे लोगों का ये भी कहना था कि अगर राजवीर फरटिया ना होता तो शायद मंत्री जी यहाँ दिखाई देते हमें। और देखो मैंने तो एक चीज और कहूंगा इस इलेक्शन की, मैं लोहारू की मैं बात करता हूँ, बाकी नहीं करूंगा जी। जो जयप्रकाश दलाल जी की टीम थी ना जी, उनका जो मैनेजमेंट था इस इलेक्शन में बड़ा गजब का था जी। लास्ट के जो 5 से 10 दिन थे ना, उसमें जिस प्रकार से चुनाव उठा ना जी उनका, और ये नजदीक मार्जिन आ गया जी, वरना तो लोग पता नहीं क्या क्या अंदाज लगाए बैठे थे, फरटिया इतने वोटों से जीतेगा, ये जीतेगा। मैं लोहारू की बात कर रहा हूं। आप जो बात करें ना वो क्या था कि जब राव दान सिंह और धर्मवीर सिंह ने एमपी का चुनाव लड़ा यहाँ से जी, तो 10,000 के आसपास से राव दान सिंह यहाँ जीते। हाँ लोहारू। ठीक है। उसके बाद से ये हो गया था कि भाई जेपी दलाल चुनाव हार सकता है। हाँ। दूसरी बात, जेपी दलाल के लिए एक बड़ा माइनस पॉइंट हरियाणा में कुछ एक ऐसी चीजें हैं, कुछ एक ऐसी धारणाएं हैं जिन पर लोग अटूट विश्वास कर लेते हैं जी। और वो एक धारणा हरियाणा में ये है कि जो भी आज तक वित्त मंत्री बना वो फिर चुनाव नहीं जीत पाता। ठीक है। ठीक है।
वो चाहे मांगेराम गुप्ता, चौधरी बीरेंद्र सिंह, प्रोफेसर संपत सिंह, जितने भी आप उदाहरण देखेंगे, कैप्टन अजय सिंह यादव जो 6 बार कान बीटन था, और वो जैसे ही वो बनाया वित्त मंत्री चुनाव आ गए, ठीक है। मैं बल्कि आपको एक अचंभे की बात बताता हूं, मेरे यहीं घर पे जहां हम बैठे हैं, यहीं जेपी दलाल आया हुआ था, ठीक है। तो उनके साथ चौधरी बंसीलाल की सरकार में एक बड़े कद्दावर मंत्री हुआ करते अतर सिंह सैनी 80 से, तो वो भी बैठे थे। अतर सिंह सैनी कांग्रेस में थे और जेपी दलाल बीजेपी में थे, कोई सामाजिक कार्यक्रम था, ठीक है। उसमें राजबीर फरटिया के भी जो बड़े नजदीकी लोग हैं वो भी आए हुए थे जी। तो उसमें अतर सिंह सैनी ने ये कहा जेपी दलाल को, भाई दलाल साहब वित्त मंत्री वाला पद छोड़ दे, अगर बनना है तो गलत ले लिया। लेकिन दलाल साहब यहां भी देखो और कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने कहा भाई मैं प्री पार्टी बदलने के लिए आऊं, मैं ये बदल दूंगा, और वो बदल भी देते, थोड़ा बच गया थोड़ा सा, ठीक है। वो नहीं तो वो बदल भी जाता, और उस मार्जिन में भी एक बहुत बड़ा रोल कांग्रेस की और राजबीर फरटिया की रणनीति का रहा, नहीं तो जेपी दलाल चुनाव जीत जाता। कि जो सोमवीर सिंह है ना, उनको लोहारू की बजाय जो बारडा से उन्होंने टिकट दिलाई, वो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट उनका रहा। अगर सोमवीर सिंह चुनाव ना लड़ते, बारडा से नहीं लड़ते, तो भी जेपी दलाल जीतता, ऐसे हालात बनते। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जो सोमवीर सिंह के कार्यकर्ता थे ना, उनमें एक चीज जाती कि हमारी टिकट राजबीर फरटिया ने काटी है। अब उन सोमवीर सिंह और उनके कार्यकर्ताओं के दिमाग में ये था भाई कांग्रेस की दान दी, हम बारडा से जीत जाएंगे जी, ठीक है, बारडा से जीत गए तो मंत्री बन जाएंगे, बंसीलाल का दामाद है, बहुत बड़ा नाम, और किरण चौधरी पार्टी छोड़ चुकी थी। तो उस चक्कर में उन्होंने भी जो है राजबीर फरटिया की ना चाहते हुए मदद की है। वरना तो आप एक चीज देखिए, जब लोकसभा चुनाव था तो राव दान सिंह जब आए हुए थे, तो राजबीर फरटिया और सोमवीर सिंह के तो आपस में जो कार्यकर्ता थे उनका बड़ा जो है विवाद हुआ, बड़ा भयंकर, ठीक है ना, गाली गलौज तक बातें चल पड़ी थी। तो उसके बाद एक कारण तो रहा ये, दूसरा कारण मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये रहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ बड़े नेता ये चाह रहे थे कि जेपी दलाल यहां से चुनाव ना जीते, क्योंकि उसका भी एक कारण ये था कि अगर ये चुनाव जीत गया तो ये फिर पावरफुल मंत्री बनेगा। तो राजनीति में ये कई चीजें चलती हैं, और ये पुराने साथी बने थे कई, आप बिल्कुल पुराने साथी थे, पुराने विरोधी भी थे जो आज के दिन पार्टी में हैं। तो उन लोगों ने भी ये प्रयास, मतलब दिमाग में उनके ये थी कि ये जीतना नहीं चाहिए। अच्छा। अब उन्होंने प्रयास किए ना किए वो तो वो जाने, लेकिन दिमाग में थी। तीसरी एक बात मैं और मान के चल रहा हूं कि जेपी दलाल ने, ये लुवारू ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें एक तो 3 ब्लॉक आते हैं, हरियाणा का कोई विरला ही विधानसभा क्षेत्र है। हाँ। और इतना लंबा विधानसभा क्षेत्र है कि सुबह से जाओ तो शाम हो जाती है, बड़ुआ से लेकर के, और लास्ट गांव सुवासड़ा है। एक तरफ बड़ुआ बड़ा गांव और दूसरी तरफ सुवासड़ा बड़ा गांव है, 3 शहर भी इसमें आ जाते हैं कहीं ना कहीं, वो चाहे लुवारू हो और चाहे जो है बहल हो और शिवानी हो। तो उसके अलावा लुहारू के लोगों ने वर्षों तक चौधर देखी या बड़े बड़े नेता हुए हैं जी। तो लोगों में जो जेपी दलाल ने, एक यूं कहते हैं ना, जो 2 नंबर के, मतलब मैन तो विधायक हो गया, विधायक के नीचे जो उसके चले चपाटे टाइप में लोग होते हैं, वो ज्यादा नहीं पनपने दिए। अच्छा। वो ज्यादा नहीं पनपे तो जब आपका कार्यकर्ता ही नहीं होगा तो उसमें फिर वो सीधे जनता से अटैच थे जी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती है, वो ये कि जब आदमी कोई मंत्री बन जाता है ना, तो मंत्री बनने के बाद जितने हल्के की जनता चाहती है उतना वो टाइम दे भी नहीं पाता। अब सुनो आप, अब राजबीर फरटिया ने जितनी योजनाएं शुरू कर रखी जी, बलराज कुंडू ने भी कर रखी थी, चुनाव हारती सारी बंद कर दी जी, ठीक है, कर दी। अब मानना तो तब गए, अब राजबीर फरटिया ये 5 साल चला दिया, एमएलए है जी, उसके बाद मान लो अगला चुनाव वो हार जाता है जी, फिर वो चालू रखता कि नहीं रखता, फिर समाज वाला। एक बार तो आदमी एमएलए बनने के लिए शाम दाम दंड भेद हर नीति अपनाता है, चाहे उसने उसकी लिटी में भी करना, उसके बाद वो बढ़ जाता, फिर वो करता या नहीं करता। बहुत उदाहरण ऐसे जो बंद कर देते हैं जी, कई तो ऐसे जो हारकिन भी बंद कर देते हैं जी जी। अब बात कर लेते हैं आदमपुर से भव्य विषय की आर्मी कुछ इसी टाइप की थी जैसे जयप्रकाश दलाल जी, इसके बारे में और हम चर्चा भी कर रहे थे। मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया कि तीनों लाल है जी, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम भजन लाल के परिवार से शुरू करते हैं, कहां पर देखते हैं आज के दिन? देखो आज के दिन हालात ये है कि चौधरी भजन लाल का जितना बड़ा राजनीतिक कद था, हाँ, उसको उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई के लगातार गलत राजनीतिक फैसलों ने बिल्कुल खात्मे की तरफ कर दिया है। आज हालात ये है कि एक समय तो वो था कि चौधरी भजन लाल जी हरियाणा प्रदेश की 3 अलग अलग लोकसभाओं से वो चुनाव जीते,
वो करनाल से जीते, फरीदाबाद से जीते, हिसार से जीते। उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई भिवानी से जीता, हिसार से जीता, आसी से लेकर के, और आदमपुर तो उनका अभेद्य गढ़ रहा, पहली बार वो चुनाव आ रहे हैं। ठीक है, उनका भतीजा फतेहाबाद से जीता, उनके एक नजदीकी टोहाना से जीते। लेकिन आज हालात ये है कि चौधरी भजनलाल के पूरे परिवार में केवल एक चंद्रमोहन, वो भी कांग्रेस पार्टी की हवा के चलते और कांग्रेस पार्टी के रहमो क्रम पर चुनाव जीते हैं। वरना तो हालात ये है कि आज कुलदीप बिश्नोई की राजनीति लगभग खत्म हो चुकी है। और हालात और परिस्थितियां ये हैं कि ये जो खत्म हुई है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेवार जो है वो कुलदीप बिश्नोई खुद है अपने आप में। इस चुनाव में भी वो चुनाव जीत जाते। देखो वो किस तरह के राजनीतिक फैसले ले रहे हैं। नलवा विधानसभा से जिसको उन्होंने टिकट दिलाई, रणधीर पनियार, जब उनकी खुद की पार्टी थी, रणधीर पनियार आज से तो टिकट मांग नहीं रहा, तो 30 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और जब से नलवा हल्का बनाया, पहले तो चलो आदमपुर में था उनका हिस्सा, तो 2005-6 से तो वो बिल्कुल नलवा में जो है गोडे की सराह रखी। ठीक है, जब इनकी हजका खुद थी, 2009 में हजका थी, 2014 में हजका थी, नहीं दी, दोनों बार रणधीर पनियार को टिकट नहीं दी। मतलब आप ये देखो, दर्शक भी ये बताएं कि वो कैसा राजनीतिक आदमी है। ठीक है, दोनों बार रणधीर पनियार को टिकट नहीं दी। यही वो रणधीर पनियार है, यही कुलदीप बिश्नोई। उसके बाद 2019 में अपनी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई की टिकट कटवा करके, क्योंकि रेणुका बिश्नोई सिटिंग एमएलए थी और कांग्रेस में एक तरह से ये सिस्टम बना हुआ है कि सिटिंग एमएलए को टिकट देते हैं। तो उनको टिकट, अपनी पत्नी की टिकट न्योछावर करके रणधीर पनियार को कांग्रेस की टिकट दिला दी। रणधीर पनियार चुनाव हार गए। और उस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने इतना जोर भी रणधीर के लिए नहीं लगाया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है कि 2024 का चुनाव आता है, कुलदीप बिश्नोई रणधीर पनियार को अड़ करके फिर बीजेपी की टिकट दिला देते हैं। और रणधीर पनियार को जिताने के लिए मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं कि अगर कुलदीप बिश्नोई रणधीर पनियार को टिकट ना दिलाते तो भव्य बिश्नोई आदमपुर से एमएलए होते। वो कैसे, वो भी बताऊंगा मैं आपने। वो कैसे होते, यहां से टिकट किसकी कटी, यहां से टिकट कटी रणबीर गंगुआ की। रणबीर गंगुआ खुद कालका था जी। उनको अनमने मन से बरवाड़ा भेज दिया गया। जिस टाइम पे चुनाव चल रहा था जी, तब किसी के ये दिमाग में नहीं थी और वोटर्स के भी दिमाग में नहीं थी कि बीजेपी तीसरी बार 48 सीट लेकर के आएगी। क्योंकि जो अफवाह था, वो अफवाह तो ये था कि कांग्रेस आ रही है, वो भी 50 पार गई, हर जगह थी चीजें। तो उस समय मेरी भी उस दौरान बहुत लोगों से बात हुई, बहुत लोगों के दिमाग में ये था कि कुलदीप बिश्नोई ने रणबीर गंगुआ की टिकट कटवा करके ठीक काम नहीं किया। क्योंकि टिकट तो कुलदीप बिश्नोई की वजह से कटी जी। तो उसका कहीं ना कहीं एक तो इफेक्ट उसका पड़ा उनको। ठीक है, दूसरा इफेक्ट उनको क्या पड़ा, कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे के चुनाव को छोड़ करके नलवा विधानसभा में रणधीर पनियार को जिताने के लिए गांव-गांव निकल दिए। उन्होंने खूब प्रचार किया जी। उसका परिणाम ये हुआ कि वो रणधीर पनियार तो जीत गया, लेकिन वो बेटा हार गया। मतलब अगर वो अपनी ताकत एक जगह लगाते, देखो इसका एक उदाहरण और इसी इंसिडेंट से संबंधित है। 2019 में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों पिता पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, सोनीपत और रोहतक से, दोनों हार गए। अगर एक खड़ा होता तो ताकत इकट्ठी हो जाती, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत जाता। इसी तरह का एक उदाहरण और है। 2004 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी, तो अजय चौटाला भिवानी से चुनाव लड़े जी। और अभय चौटाला को उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा दिया। दोनों बेटे एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, दोनों हार गए। ठीक है, जब आपकी ताकत बढ़ जाती है तो उसका परिणाम ये रहता है कि आप हार जाते हो चुनाव। और वही हालात यहाँ मणि, कुलदीप बिश्नोई ओवर कॉन्फिडेंस में कि मेरा बेटा तो जीत रहा है, कोई रोड़ा नहीं है जी। वो रणधीर पनियार को जिताने के चक्कर में अपना मान ले बैठे और उसका नुकसान उनको क्या हुआ राजनीतिक रूप से। आज रणधीर पनियार भले ही विधायक बन गया जी, वो केवल एक विधायक है जी, ना यूं कि वह उससे कोई चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत बहुत बड़ी हो जाएगी जी। ठीक है, उनका नजदीकी है। दूसरी तरफ आप ये देखें, अगर भव्य बिश्नोई चुनाव जीतते, एक तो चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत जिंदा रहती और वो आगे बढ़ती। दूसरा, क्या पता, पिछली बार तो पहली बार के विधायक बने थे जब वो बाई इलेक्शन लड़ा उन्होंने, इस बार वो दूसरी टर्म के विधायक हो गए थे और दूसरी टर्म का जब विधायक हो गया था तो हो सकता है उनको मंत्री बना देते सरकार में जी। मंत्री बन जाते तो और ज्यादा बड़ा कद हो जाता, एक युवा मंत्री। तो उन्होंने तो अपने गलत राजनीतिक फैसलों की वजह से पूरा अपना जो राजनीतिक कैरियर, अपने परिवार की इतनी बड़ी जो उनकी विरासत थी उसको पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया। अब रणधीर पनियार भी कुछ नहीं, सिर्फ एक एमएलए। ठीक है, और भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई पर यह हो गया
कि जो अभेद्य गढ़ चौधरी भजनलाल के जिंदे जी भी और उनके मरने के बाद भी रहा, वो टूट गया। ठीक है। और अब आगे क्या होगा, वो जो सबसे गंभीर जो बात है, वो आगे क्या होगा। अब तक लोगों के दिमाग में एक चीज थी, पूरे हरियाणा प्रदेश में ये इकलौते नेता ऐसे हैं जिनका वो अभेद्य दुर्ग कभी नहीं ढहा गया। ठीक है। सबके दिमाग में जो भी चुनाव लड़ते थे उनके दिमाग में एक चीज ये जरूर रहती थी, कैंडिडेट के भी खुद के, भैया आ रहे को नहीं। अब वो भरम भी टूट गया। जब एक चंद्र प्रकाश जो हल्के से बाहर का है, चंद्र प्रकाश का आदमपुर से कोई लेना देना नहीं, वो तो नलवा से टिकट मांग रहा था, और उस चंद्र प्रकाश ने उनको हरा दिया। अगर हल्के का कोई खड़ा होता तो वो बुरी तरह से हारते इस हिसाब से। तो और यहाँ पर कहीं जाट नॉन जाट का फैक्टर भी काम नहीं, जाट नॉन जाट का तो कैसे करेगा। आप एक बात बताओ, कुलदीप बिश्नोई भी नॉन जाट है और चंद्र प्रकाश भी नॉन जाट है, तो जाट नॉन जाट का तो कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ वो जान था। वो बात आपकी मान लेते हैं, वो तो यहाँ नहीं, वो तो पूरे हरियाणा में एक ऐसी मुंह थी कि जो जाट वोटर है उसमें उन्होंने डोमिनेटेड रूप से ज्यादातर कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। लेकिन चंद्र प्रकाश ने ऐसा क्या कर दिया जाटों का? कुछ नहीं किया ना उसने तो, बल्कि कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल और चौधरी, मतलब भजनलाल के जो वारिस हैं कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई, वो तो आदमपुर में गांव में 20-20, 30-30 लोगों को भी जानते थे। चंद्र प्रकाश तो जानता भी नहीं था। ठीक है। उसके बावजूद इनको हरा दिया, तो कहीं ना कहीं कुलदीप की कमी है, अरे तो उसकी कमी से सही है। हम ये मान लें कि कोई आदमी मान लो वहां सदलपुर बहुत बड़ा गांव है, बालसमंद बड़ा गांव है, उनके गांव के किसी ने दे दिए 5-10 गांव इकट्ठे हो गए, वो जीत गया, वो तो एक अलग बात होती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जी। और इसके लिए कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि कुलदीप बिश्नोई के जो गलत राजनीतिक फैसले हैं उनकी वजह से उनकी हार हुई। बात कर लेते हैं बंसीलाल परिवार की, इनकी राजनीति को आज के समय कहां देखते, क्योंकि किरण चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया जी, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बीजेपी के लोगों को ये लग रहा था बहुत गलत फैसला ले लिया जी। और आज का अगर समय देखें और आज से 4 महीने पहले का समय देखें जी, तो ऐसा लग रहा है किरण चौधरी जीवित हो गई है। देखो, किरण चौधरी ने जो फैसला लिया ना, उन्होंने फैसला मजबूरी में लिया। हाँ, मजबूरी में इसलिए लिया, एक बात मैं दर्शकों को बताऊं, और जो भिवानी लोकसभा और भिवानी क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनको तो विशेष ध्यान इस चीज पर रखना चाहिए कि जब से भिवानी लोकसभा बनी है या उसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा बनी, एक 1991 के चुनाव को छोड़ दो, उस समय जगबीर सिंह जो बंसीलाल जी के नजदीकी थे, उनको बंसीलाल जी ने टिकट दी। उसके अलावा हर चुनाव में चौधरी बंसीलाल के परिवार से लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, चाहे वो चौधरी बंसीलाल ने लड़े, चौधरी सुरेंद्र सिंह ने लड़े, श्रुति चौधरी ने, और तीनों पीढ़ियां संसद में पहुंची जी। बंसीलाल जी भी जीते, सुरेंद्र भी जीते और श्रुति चौधरी भी। ये 2024 का पहला ऐसा चुनाव था जिसमें इनकी टिकट काट दी। उसके बाद जब इनकी लोकसभा में टिकट कट गई, ये मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, जब लोकसभा में आपकी टिकट कट गई, रावदान सिंह तो कोई मुकाबले में ही नहीं था। ठीक है, श्रुति चौधरी का, किरण चौधरी का 3 चुनाव लड़ लिए, बड़ा नाम था बंसीलाल परिवार का, तो विधानसभा में क्या गारंटी थी कि उनकी टिकट मिल जाएगी? सही बात। अगर हुड्डा साहब विधानसभा में भी विटो कर देते, क्योंकि वो फुल फ्लैश थे, ठीक है, अगर वो विधानसभा में भी कर देते या मान लो वो ना भी करते और इनको टिकट मिल भी जाती, तो अंदर खाते भी बहुत बार रहा जा सकता है, बहुत लोग आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो किरण चौधरी के तो सब रास्ते बंद थे। उनके दिमाग में एक चीज ये थी कि ऊपर मोदी है, 5 साल तो देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर कोई चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार ठीक ठाक रहे तो 5 साल चलेगी जी, तो क्यों ना बीजेपी में चले जाए। और वो बीजेपी में चले गए तो उसका उनको जितना फायदा है ना, उससे ज्यादा फायदा राव इंद्रजीत सिंह को हुआ, राव वीरेंद्र सिंह के परिवार को हुआ, जिस चीज पर लोग बहुत कम विचार कर रहे हैं। कैसे? वो फायदा इस तरह से हुआ कि राव वीरेंद्र सिंह की अगली जो राजनीतिक पीढ़ी है वो राजनीति में कई सालों से आने के लिए लालायित थी, आरती राव जी, और इंद्रजीत जी उसके लिए प्रयासरत भी थे, इनको किसी तरह से टिकट मिल जाए जी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बात कहती थी कि हम परिवारवाद में टिकट नहीं देंगे, या तो इंद्रजीत जी राजनीति छोड़ दे, जैसे वीरेंद्र सिंह ने छोड़ दी जी। ब्रजेंद्र को तभी तो टिकट मिली जब वीरेंद्र सिंह ने छोड़ दी। ठीक है, तो वो
राजनीति नहीं छोड़ रहे थे जी। और चाह रहे थे कि बेटी को टिकट मिले। अब बीजेपी ने उस बेटी को प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर तो बना दिया, हाँ। टिकट वो दे नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ जब श्रुति चौधरी को टिकट मिल रही है जी, वो भी तो किरण और श्रुति दोनों माँ बेटी होगी, उसका सही जो है सबसे ज्यादा फायदा किरण के आने से राविंद्रजीत सिंह को मिला। उनकी राजनीति जिंदा होगी, मंत्री तो बन गई, लड़की एमएलए बन गई और एमएलए बन के मंत्री बन गई, और वो भी कैबिनेट की खुद भी मंत्री है मोदी की सरकार में, उससे पहले मनमोहन की सरकार में भी था जी। तो यहाँ अब बंसीलाल परिवार की राजनीति एक तरह से जिंदा हो गई है। अच्छा, असली बात यह है अभी किरण चौधरी जिस राज्यसभा की सीट पर गई है ना, वो कम टाइम के लिए है, 6 साल वाली पर नहीं गई वो। जी जी जी। तो वो कुछ समय बाद उनका पूरा हो जाएगा, उसके बाद उनको आगे रिन्यू रखते हैं, उन्हीं को रखते हैं या किसी और को देते हैं, वो भविष्य तय करेगा कि बंसीलाल परिवार की क्या राजनीति आगे चलेगी। तो चलो उनको ना भी दे, लोकसभा में भेज दें, कुछ और कर दें, तो समय की बात है। इतना है उनकी बेटी तो शाम से एमएलए बन गई और एमएलए बन के मंत्री बन गई, और मंत्री बन के अब जो बंसीलाल परिवार की राजनीति थी वो जिंदा होगी। और दूसरी तरफ जो रणबीर सिंह महिंद्रा के बेटे, जिस तरह कुलदीप बिश्नोई गलत फैसले ले रहे हैं ना, उसी तरह से रणबीर सिंह महिंद्रा के बेटे ने भी गलत फैसला लिया। उन्होंने केवल ये जिद पकड़ ली कि बंसीलाल का असली राजनीतिक वारिस मैं हूं और मैं तो शाम से चुनाव लड़के श्रुति को हरा दूंगा। उस चक्कर में अगर वो बारडा से लड़ते ना, क्योंकि बारडा से उनके पिताजी 3 बार हार चुके हैं, हार के हैट्रिक बन चुकी है, और लोगों की एक सहानुभूति भी होती है, 3 बार हारेगा, इसका बाबू कौन जिता, तो छोरा जिता दो कम से कम। और बारडा में उनकी ठीक ठाक पोजीशन भी थी इस बार, तो बारडा से जीत जाते चुनाव। लेकिन उन्होंने सिर्फ इस जिद में, राजनीति में कभी जिद नहीं चलती, या तो लोग जो वोट डालते हैं वो जीतेगा, सीधी बात है, वो अपनी राजनीति खत्म कर ली। इसी तरह से जो सोमवीर सिंह है, अगर वो लोहारू के लिए अड़ जाते, वो इस हवा को ना देखते हवा हर बार ऐसे मैं जीत जाऊंगा, तो अलग हालात बनते। कम से कम वो भले ये चुनाव हार जाते लेकिन राजनीति तो जिंदा रहती। चलिए, फिर भी बंसीलाल के परिवार में किरण चौधरी, श्रुति चौधरी उनकी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं और आज के दिन दोनों बढ़िया पदों पर है। अगर वो लोगों के काम करेंगी तो बंसीलाल के परिवार को दोबारा जिंदा कर सकती है। अब बात करते हैं चौटाला परिवार। जी, देखो देवीलाल परिवार, देखो चौधरी देवीलाल के परिवार में ये जो दोनों परिवार है ना, इनसे बड़ा राजनीतिक परिवार है वो। देश के उप प्रधानमंत्री से लेकर के वो हरियाणा का इकलौता वो परिवार है जिसमें पिता पुत्र दोनों मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 100 के आसपास चुनाव लड़े, और वो अकेला परिवार हरियाणा का ऐसा है जिसने हरियाणा के साथ साथ राजस्थान और पंजाब से भी चुनाव लड़े। सीकर से, ठीक है, सीकर से और फिरोजपुर से। और सीकर के अलावा बहुत कम लोगों को इस चीज का पता होगा, जो चौधरी देवीलाल के पोते हैं अजय चौटाला, उन्होंने भी अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो राजस्थान से की थी। जो नौहर और दातारामगढ़ से 2 बार विधायक बने। इसी तरह से अजय सिंह चौटाला के बारे में तो बहुत रेयर लोगों को पता होगा, उन्होंने भी अपने जीवन का पहला विधानसभा का चुनाव राजस्थान से लड़ा था, संगरिया से, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आई थी, इसलिए अब उसकी चर्चा लोग नहीं करते। चौधरी, एक चीज पूछना चाहूंगा बीच में मैं, दाता रामगढ़ का आपने जिक्र किया है जी, तो मैंने सुना था कि अजय चौटाला ने एक ऐसे परिवार को, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक ऐसे परिवार को हराया जो अनबीटन थे, वो लगातार वहां से 9 बार लगातार विधायक थे, और अजय चौटाला ने उनको हराया। अजय चौटाला ने उनको पहली बार हराया था, और वो वाक्य भी ये था कि जब वो नॉमिनेशन भर रहे थे ना, तो उस दौरान भी उन्होंने उनका यूं कान पकड़ के यूं कही थी, भाई तू तो यह गलत फंस गया। लेकिन ऐसा इलाज कर दिया उनका, और उसके बाद भी वो जीत रहे हैं। और उसके बाद भी मैंने सुना कि वो लगातार वही जीतते हैं। वो केवल एक वो चुनाव छोड़ दें, अब उनका बेटा है, जैसे उसके बाद फिर चौधरी है, वो नाम तो मेरे नाम दिमाग में सेव कर गया उनका, मेरे को भी ध्यान नहीं है नाम, लेकिन एक ही बार वो चुनाव आ रहे हैं, लिखते हैं वो पीछे, एक ही बार वो चुनाव आ रहे हैं अजय चौटाला से। बिल्कुल लगातार बिल्कुल अजय चौटाला ने हराया था, और लगातार अब वो फिर जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, जो इनका परिवार है ना, वो वास्तव में इस तरह के फैसले लेने में माहिर है। ना तो बंसीलाल के परिवार में इतनी हिम्मत, ना भजनलाल के परिवार में इतनी हिम्मत। चौधरी भजनलाल ने भी अगर फरीदाबाद और करनाल से चुनाव लड़ा ना, तो सेफ सीटें चुन करके चुनाव लड़ा, ये चैलेंज करके चुनाव लड़ता है चौधरी देवीलाल का परिवार। अच्छा जी। जैसे मैं इनका एक उदाहरण दूं, जब चौधरी देवीलाल राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर थे, उस समय ये हालात बनी कि कोई पार्टी उनको टिकट तक देने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा जी। ये हालात उनकी बन गई थी, और चौधरी बंसीलाल ने उनको किसी बात पर चैलेंज कर दिया जी। तो चौधरी देवीलाल ने एक बात कही कि मैं बंसीलाल और भजनलाल, 2 मुख्यमंत्री, एक सिटिंग मुख्यमंत्री था, एक पूर्व था जी, दोनों की टक्कर में जो चुनाव लड़ूंगा।
तो उन्होंने तो शाम को चुनाव लड़ा, तो शाम से लड़ा बंसीलाल की टक्कर में, आदमपुर से लड़ा भजनलाल की टक्कर में, और दोनों जगह निर्दलीय लड़ा। हालांकि वो दोनों जगह हारे, लेकिन उन्होंने आप ये देखो चैलेंज कैसे स्वीकार किया। एक चैलेंज उन्होंने ये स्वीकार किया कि बलराम जाखड़ जहां से चुनाव लड़ेगा देश में, मैं उनकी टक्कर में चुनाव लड़ूंगा। उनको ये शक था कि बलराम जाखड़ सीकर से चुनाव लड़ सकता है, उन्होंने सीकर फार्म भर दिया। बलराम जाखड़ रोहतक से लड़ सकता है, रोहतक जाट कंस्टिट्यूएंसी है, वहां भर दिया। पंजाब के फिरोजपुर से लड़ सकता है, क्योंकि अब जो उनके बेटे सुनील जाखड़ है वो पंजाब में राजनीति करते हैं, फिरोजपुर से भर दिया। एक साथ में 3 जगह, ये भी हिंदुस्तान, हरियाणा का तो है, हिंदुस्तान का ही मिलेगा। कोई शख्स 3 लोकसभा के चुनाव एक साथ लड़ाई, और तीनों जीते, दो जीते। फिरोजपुर से हार गए, अच्छा। और राजस्थान के सीकर से जीते और रोहतक से जीते, ये भी दोनों जगह जीत के वो देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, बन गए प्रधानमंत्री। उसके बाद लगातार 2 प्रधानमंत्रियों के साथ वो प्रधानमंत्री रहे, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल भी तभी हुई जब वो प्रधानमंत्री बने, और वो भूल ये हुई कि जिस रोहतक और महम की जनता ने उनको सिर आंखों पर बैठा था, क्योंकि चौधरी देवीलाल राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे, वो महम से भी विधायक रहे, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। फिर वो महम से उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो रोहतक से लड़ा, और रोहतक से लड़के वो जो है राजनीतिक रूप से एकदम अप हुए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने सीकर के बजाय रोहतक से अपना रिजाइन दे दिया, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई। और उसके बाद वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उदय हुआ, एक मेम का कांड भी हुआ, जिसमें जो है मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई, बहुत बड़ा पूरी दुनिया में चर्चित रहा वो। और जो ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार सीएम बने हैं ना, उनमें 3 तो वो तभी बने थे, कभी 5 दिन के लिए, कभी कुछ दिन के लिए, 13 दिन 10 दिन ऐसा कुछ था। तो ये था मामला। उसके बाद देवीलाल जी ने वहां से 3 चुनाव लड़े। देखो ये भी एक बड़ी गजब बात है, देश के प्रधानमंत्री जब तक वो नहीं बने थे तब तक उनका इतना बड़ा रुक्का रोड़ा था कि वो चौटाला गांव में बैठ करके ये फैसला करते थे कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अच्छा। बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इतना बड़ा सिस्टम था। उसके बाद भी रहा हालांकि उनका सिस्टम, लेकिन उसके बाद वो अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीत पाए। चौधरी देवीलाल जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। उसके बाद उन्होंने 1991 में लड़ा गिराई से चुनाव एमएलए का, यहाँ प्रोफेसर छत्रपाल नेहरा, जिनका राजनीति से कोई नजदीक का वास्ता नहीं था। 3 चुनाव लड़े उन्होंने रोहतक लोकसभा से, तीनों हारे, 91, 96, 98 तीनों हारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और फिर देखो राजनीति का एक ये है राजनीति, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देवीलाल को 3 चुनाव हराए, उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1999 में कैप्टन इंदर सिंह है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उस कैप्टन इंदर सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको कोई सोच नहीं सकता। तो वो आपने कही थी ना स्टार्टिंग में, हरियाणा वाले रड़क निकाल देते, वो बिल्कुल वो रड़क निकाल देते हैं, उनका जो मुंह आता है थोड़ा चौधरी है तो उसी का इलाज कर देते हैं। अब चौटाला परिवार भी हाशिए पर ही है। अब अगर चौटाला परिवार की बात करें तो चौटाला परिवार की आज ये हालात है, एक तो 2019 में हम देखें कि उनके 5 सदस्य प्रदेश की विधानसभा में, और उन 5 सदस्यों में भी एक विचित्र रिकॉर्ड था जो कहीं नहीं मिलेगा, पूरे देश में नहीं मिलेगा। वो रिकॉर्ड ये था कि वो सारे अलग अलग पार्टी में, 2 जेजेपी से, एक इनेलो से, एक कांग्रेस से, और जो चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय जीत के बीजेपी में निर्दलीय थे, तो बीजेपी में। तो ये हालात है कि कोई नहीं था। अब हालात ये है कि वो 5 से 2 पर आ गए, और 2 पर आने का कारण भी सबसे बड़ा ये है कि तीनों जो सीटें, सिरसा जिले में 5 सीट, 5 सीटों में कालावाड़ी है एससी रिजर्व, सिरसा शहर की सीट है, लिहाजा उसमें शहरी वोटरों में कोई ज्यादा उनका वो 3 सीटें और रानिया, डबवाड़ी, इलाहाबाद, तीनों में चुनाव लड़े, उसमें तीनों में सारा परिवार आमने सामने खड़ा था, आमने सामने, तो इसीलिए वो कम होगी उनकी संख्या। अब जो हालात है चौटाला परिवार की वो ये है कि पहली बार ऐसा है वो पूरी तरह से हाशिए पर है। वरना तो एक ये समय था, जैसे मैंने पहले बताया कि चौधरी देवीलाल का तो इतना बड़ा कब्ज था कि वो दूसरे राज्यों की राजनीति तय करते थे, वो देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते थे। 1987 की जो मूवमेंट थी ना, जब 1989 में देश में कांग्रेस का पतन हुआ और एंटी कांग्रेस जो दल थे, नॉन कांग्रेस, वो सत्ता में आए, उसमें कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल का रोल था। अगर चौधरी देवीलाल उनकी अगवानी करके और सारा सिस्टम को इकट्ठा ना करते, नहीं तो कौन इकट्ठा है, आज के दिन होगी दिखा दो, ठीक है, कहीं कोई हेगड़े है, कोई एनटी रामाराव है, कोई नीतीश कुमार, ये तो बहुत छोटे नेता थे। अब चौटाला भी चुनाव आ रही है अब की बार। देखो इस पर मैं एक बड़ी सटीक बात करता हूं, और उससे दर्शक ये अंदाजा लगाएंगे कि आज उनकी क्या बात है। जैसे गांव में सरपंच खड़ा होता है, तो सरपंच ये चाहता है कि वे मेंबर भी मेरे हिसाब से बने,
और वो अलग अलग कुटुंबों में से मेंबर भी खड़े कर देता है जी। और फिर होता क्या है कि वो मेंबर तो जीत जाए और वो सरपंच आ सरपंच चुनाव, ठीक है, तो क्या बनेगी? तो वो अभय सिंह चौटाला के साथ बन गई। अब वो सरपंच हार गए, अब मेंबर जीते में कौन पूछे? अगर अजय सिंह जीतते तो एक अलग सिस्टम बनता। रस था विधानसभा में। देखो एक आदमी का एक चीज होती है, जो एक बात कहते हैं ना भाई, देसी एक लोकोक्ति, एक कहावत है कि भाई मेरे बोलकर जानिए जाऊंगे। हाँ। जैसे जो बात की वो बातें थी उसमें एक किस्सा है, उसी तरह की बात यह है कि एक आदमी का एक ओरा बन जाता है। हाँ। भाई अभय सिंह जब विधानसभा में बैठता था ना, बल्कि आंखों देखेगा क्या मैं बताऊं, रणबीर गंगवा विधानसभा का डिप्टी स्पीकर जी, ठीक है, नलवा से एमएलए था बीजेपी का। और जब अभय चौटाला बोलता था ना, तो रणबीर गंगवा विधानसभा का डिप्टी स्पीकर मीन्स मालिक है, क्योंकि वो जब स्पीकर की एब्सेंस में वही थे। हाँ। इनकी ये हिम्मत नहीं होती थी कि अभय चौटाला वो टोक दें। ये मैंने भी देखा ना, ये बस चोरी साहब वो फिर इनको कहता है भाई तू मेरी बात सुन, तेरे को पता नहीं है, तेरे को जानकारी नहीं है। तो वो क्यों कहता था? क्योंकि अभय सिंह चौटाला वो हैं जिनके परिवार ने रणबीर गंगवा को राजनीति में स्थापित किया, जो हारे हुए आदमी को और राज्यसभा में भेज दिया। हारे हुए तीसरे नंबर पर थे, बुरी तरह से हारे थे और बुरी तरह से हार के, बल्कि रणबीर गंगवा का अगर राजनीतिक कैरियर देखे ना, उसको तो बनाने वाला तो देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, वरना ये एक जिला परिषद के मेंबर थे। जिला परिषद के मेंबर से इनको बैकवर्ड सेल का जो है जिला का प्रधान बनाया। उसके बाद बड़े बड़े तुर्रम खान है, पूर्ण सिंह डाबड़ा थे, सुभाष गोयल थे, जो बड़े बड़े नेता थे। राम भगत शर्मा थे उस समय पार्टी में, प्रोफेसर सर संपत सिंह भी थे, बहुत बड़े बड़े जो चेहरे थे, उन सबको दरकिनार करके रणबीर गंगवा को जो है जिला का प्रधान बनाया, मैन बॉडी का। उसके बाद इनको एमएलए का चुनाव लड़ा, एमएलए का चुनाव हार गया, हारने के बाद राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा में होने के बाद फिर इनको एमएलए का फिर चुनाव दिया, फिर इन्हें जीते। और उसके बाद ये उनको छोड़ करके चले गए। तो फिर बोलने की हिम्मत कैसे होगी? एक चीज मैं आपसे, जी, ये 2019 के टाइम तक जब तक ये पार्टी अलग नहीं हुई थी जी, इनेलो से 19 विधायक उस टाइम में 19 एक था, उन्हीं का मतलब 19 प्लस अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश बड़ुआ, दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी अलग जिलों में चले गए। बिल्कुल एक अजीब सा पॉइंट मेरे को लगता है, आप भी बताना। सिर्फ रणबीर गंगवा एक ऐसे शख्स मेरे को नजर आए उन विधायक में जो अलग अलग पार्टियों में गए थे, जो आज तक अपनी राजनीति में जीवित है। बाकी मेरे को कोई भी फिलहाल जो 16 या 17 नाम है दिखाई नहीं दे रहे। और रणबीर गंगवा भी मेरे को लग रहा है कि एक बैकवर्ड चेहरा जो हम कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से जो उभर रहा है, उसकी वजह से इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते? देखो निश्चित रूप से चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कह सकते हैं, चौधरी देवीलाल का जो परिवार है, उन्होंने राजनीति में बहुत नेताओं को बनाया। आज की प्रदेश की जो नायब सैनी की कैबिनेट है ना, जो उसने मंत्री बना रखे, उनमें भी कुछ एक ऐसे हैं जो चौधरी देवीलाल की नर्सरी से पैदा हुआ। ठीक है, विधायकों की तो गिनती ही नहीं है, एमपीओ की गिनती नहीं है, मंत्री जो संसद में बैठे हैं उन एमपीओ की भी गिनती नहीं है, मंत्री भी हैं। तो रणबीर गंगवा के कामयाब होने का सिर्फ एक ही कारण है। वो कारण मैं ये समझ रहा हूं कि अगर उनको नलवा से चुनाव लड़ा तो वो यहां से चुनाव पक्का हारते। ठीक है, क्योंकि काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं था जब वो डिप्टी स्पीकर थे। उनको फायदा क्या, वो किस्मत का तो नहीं मैं मान रहा हूं, उनको फायदा क्या, आप ये चीज दर्शक भी इस चीज को समझेंगे। 2009 में नलवा हल्का नया बन गया जी, उससे पहले तो रणबीर गंगवा कहीं को सिस्टम ही भी नहीं था जी। नए हल्के में पार्टी को कोई नया आदमी भी चाहिए जी। और यहाँ हालात ये थी कि 32 गांव इस हल्के में, पुराना आदमपुर के 19 गांव पुराना भवानी खेड़ा के, गिराए का कैमरी, हिसार का गंगवा, आजाद नगर और ये कुछ शहरी एरिया जी। ये मामला आ गया, यहां से कोई मजबूत आदमी था नहीं जी। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, वो कास्ट फैक्टर का कॉम्बिनेशन बैठाते हैं जी, और हर पार्टी बैठाती है अपने, आज भी बैठाती है जी जी। उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बिठा के रणबीर गंगवा को टिकट दे दी, कुमार वोट गेट देंगे रणबीर गंगवा के नाम से जी, और जाट गेट देंगे ओम प्रकाश चौटाला के नाम से, तो एमएलए बन जाएगा जी। वो एमएलए नहीं बना। फिर वो राजनीतिक किस्मत उनकी तेज कैसे है कि चाहते तो ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटों को भी भेज सकते थे राज्यसभा में, और अक्सर नेता करते हैं जी, अपने खास चहेतों को भेजते हैं, अपने परिवार वालों को भेजते हैं जी। लेकिन उन्होंने रणबीर गंगवा को इसलिए भेजा कि इनको भेज के इनको बैकवर्ड का एक बड़ा नेता बना दे और उससे बैकवर्ड समाज तुम्हारे साथ लग जाएगा। भेज दिया जी। उसके बाद फिर इनकी किस्मत तेज क्या हुई कि 2009 में चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में चले गए जी।
14 में प्रोफेसर संपत सिंह जो यहाँ 9 से और 14 तक एमएलए रहे जी। वो कोई विशेष कुछ नहीं करवा पाए। हाँ। वो जीत इसलिए गए उस चुनाव में जी। नहीं तो संपत सिंह उस चुनाव में भी हार जाते। वो केवल इसलिए जीत गए कि इस हल्के में एक तरफ तो चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी खड़ी थी जी। एक तरफ रणबीर गंगुआ खड़े थे, 2 नॉन जाट थे, वो जाट अकेले चेहरे बड़े, जीत गए। अगला जो चुनाव हुआ उस चुनाव में हुआ कि संपत सिंह ने कुछ कराया नहीं जी। जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो लोगों ने कहीं ना कहीं उनके खिलाफत में और रणबीर गंगुआ को जिता दिया। यहां जो तीसरे कैंडिडेट थे उस समय वो थे चंद्रमोहन बिश्नोई भजनलाल के बेटे। उनको लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि उनका इस हल्के से कोई लेना देना नहीं है, वो तो पंचकुला में खुला थे। ठीक है, लोगों दिमाग में ये एक नारा चल पड़ा यहाँ एमएलए बना दें तो भी पंचकुला मिलेगा। मिलेगा कहां? तो उसमें रणबीर गंगुआ सूत आ गई। फिर 2009 में इसके कैसे सूत आई, वो पार्टी काट गई 18 में। 19 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी की लहर थी, 75 पार का नारा था खट्टर साहब का। इन्होंने सारे जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग यहाँ टिकट मांग रहे थे उन सबको दरकिनार करके रणबीर गंगुआ सिटिंग एमएलए थे इनको टिकट दे दी। वो फिर बीजेपी में सूत बैठ गया। फिर 24 में फिर ये लगा भाई अब ये हार सकते हैं नलवा से, तो इनको नलवा बजाय कुलदीप बिश्नोई की जो एक राजनीतिक की गलती कह सकते हैं या उनका जो है गलत फैसला कि वो रणधीर पनियार के लिए अड़ गए और रणबीर गंगुआ का सूत आ गई। वो बरवाड़ा चले गए। वो मतलब नुकसान कुलदीप बिश्नोई का आज सूत रणबीर गंगुआ का आ गई। वो बरवाड़ा चले गए। बरवाड़ा में भी कैसे जीते वो रामनिवास घोडेला के खिलाफ वहां रामनिवास घोडेला के खिलाफ माहौल था। अगर कांग्रेस घोडेला की बजाय किसी और को दे देती टिकट तो रणबीर गंगुआ ठीक है। वो तो जो इनका कई बार राजनीति में ये होता है कि आपके जो किस्मत है ना वो बहुत तेज हो जाती है और उसका फायदा मिलता है। नहीं तो आप एक बात बताओ इन्हीं के साथ जो लोग जिला पार्षद थे आज वो राजनीति में कहीं नहीं। और ये जो है लगातार एमएलए राज्यसभा डिप्टी स्पीकर मंत्री और मंत्री भी आज भी पावरफुल है। अगली बार भी देख लेना, हम आज बता रहे हूं आपने अगली बार भी क्या पता है बरवाड़ा भी छोड़ दें फिर। अच्छा, फिर वापस नलवा आ जाए या कहीं ना कहीं और नए हल्के बनाएंगे और कहीं दिख जाए। क्यों? क्योंकि आउटपुट नहीं दे पाते। आज 100 दिन हो गए बरवाड़ा में, बताओ क्या काम करवा दिया उन्होंने। ये भी बड़ी बात, काम तो कुछ करवा ही नहीं रहे। कास्ट फैक्टर पर आप कितने दिन चुनाव लड़ोगे जी। ठीक है, एक बार जीत आप रामनिवास घोडेला एक चुनाव तो जीत गया जी, उसके बाद 3 चुनाव लगातार आ रहे। ठीक है, आगे भी कोई लग नहीं रहा जी। वो सिर्फ इसीलिए कि उसने कराया तो नहीं। तो अब एक जी अंतिम डिसीजन की तरफ चलते हैं जी। वीडियो का सारांश हम निकालते हैं जी। 3 घराने जी, तीनों घराने में फिलहाल अगर देखा जाए जी तो बंसीलाल परिवार से किरण चौधरी श्रुति चौधरी की राजनीति जिंदा है जी फिलहाल के अनुसार जी। भजनलाल परिवार फिर से कहीं ना कहीं हाशिए पे दिखाई दे रहा है जी, और यही स्थिति देवीलाल परिवार की जी यही मानकर चले। देखो आज के दिन जो हालात है वो ये है कि चौधरी बंसीलाल का परिवार कहीं ना कहीं फायदे में है। चौधरी देवीलाल का परिवार आपसी फूट की वजह से उन्होंने अपना नुकसान कर लिया और चौधरी भजनलाल के परिवार ने कुलदीप बिश्नोई के गलत राजनीतिक फैसलों का खामियाजा भुगतना पड़ा। बड़ी मुश्किल से इस बार चंद्रमोहन बिश्नोई और वो भी कांग्रेस की वजह से जो है चुनाव जीत पाए। बड़ी वो भी तो ये कह सकते हैं हम कि अगर इन परिवारों को अपनी राजनीति जिंदा रखनी है तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा तभी बात बनेगी। तो दोस्तों आप लोग हमारी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।